इस बार का जो चुनाव है वो मैं समझता हूँ कि वो चुनाव अंतर्राष्ट्रीय जिसके ऊपर ध्यान है, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। कुछ इस उम्मीद से देख रहे हैं कि फिर से पूरे विश्व में शांति की, भाईचारे का, एक पूरे परिवार मानने वाले लोगों का फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और कुछ इसलिए देख रहे हैं कि ये ना बने क्योंकि भारत को जो तोड़ने की शक्तियाँ हैं, जिनको भारत का ऊपर उठना अच्छा नहीं लगता, जो चीन की लॉबी हो या कुछ फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक वर्ड हो, कुछ क्रिश्चियन वर्ड हो, कोई CIA के लोग हों जो बढ़ते हुए भारत से चिंतित हैं। परंतु बढ़ता हुआ भारत सबके हित में है, यह बात हमने G20 के दौरान पूरे विश्व को दिखाई। और आज भी मोदी जी का एक टेलीफोन किसी भी देश में चला जाए तो अभी आपने कल परसों ही ईरान से वो हमारे लोग छोड़े जो इजराइल के जहाज़ के कारण बंदी बनाए थे। इससे पहले ओमान में फांसी की सज़ा जिन लोगों को दे दी थी उन सबको बाइज्जत छोड़ा। यूक्रेन रूस में आपने देखा कि तिरंगा लेके निकलना गारंटी थी शांति की, दोनों ने 2-2 घंटे का युद्ध विराम किया। ऐसे बढ़ता हुआ भारत, उसकी जो पोटेंशियल है, यदि मैं कहूँ वो अनलॉक होना शुरू हुआ है। भारत की जो क्षमताएं हैं, जो 1947 में चीज़ें होनी चाहिए थी, उसके लिए लोग तैयार थे। देश को आज़ाद कराने वाले हमारे महापुरुषों ने जो सपने देखे थे वो 1946-47 से साकार होने प्रारंभ हो सकते थे। राम मंदिर का निर्माण के लिए 75 साल प्रतीक्षा क्यों हुई? सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर इससे भी ज़्यादा खराब पोजीशन में था तो उसको तुरंत बनवा दिया था। तो ये सारी स्थिति हुई हैं जिसके अंदर सरकारें भी बदलती रही, सरकारें एक्सपेरिमेंट करती रही। कभी हम घोर समाजवादी बन गए, कभी हम कम्युनिस्ट विचारधारा को ले आए, और बीच में जब 1980s में थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ, 1990 में जब PV नरसिम्हा राव जी हैं, उन्होंने भारत के आर्थिक चिंतन में आमूलचूल परिवर्तन आया। और उसको परिवर्तन लाने में नरसिम्हा राव का नाम मैं सबसे आदर सहित ले रहा हूँ, मनमोहन सिंह का भी लेता हूँ। उसके कारण से जो स्थिति हम चीन की और हमारी 90 में बराबर थी, आज चीन हमसे 30 साल आगे है। क्यों? क्योंकि हमने सरकारों को ढंग से चलाया नहीं। मोदी जी ने 10 साल में वो करके दिखा दिया, साइज, स्केल और समय में पूरा होना, कि आज भारत एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स, एग्जीक्यूशन ऑफ जो भी सोच, अगर 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिल जाए तो मुझे भी नहीं जचता था जब उन्होंने लाल किले से बोला। उसका क्या क्या इफ़ेक्ट पड़े आप देखेंगे कि कितनी बीमारियों के ऊपर अपने आप कंट्रोल हो गया। 11 करोड़ घरों में नल का जल पहुंच जाए तो पेट की बीमारियां कितनी कम होंगी आपके आने वाले 4-5 साल में। GDP की ग्रोथ और हमारा हेल्थ जो बिल है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान, मकान का अर्थ मकान जिसमें पानी, बिजली, शौचालय प्लस वाईफाई भी हो, वो मिल चुके हैं, और 3 करोड़ को मिलने की पूरी गारंटी हो। हाईवेज़, पाथवेज़, एयरवेज़ और समुद्र का जितना काम हुआ है उससे हमारे मित्र खुश हैं, हमारे दुश्मन थोड़े नाराज़ हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम पूरे देश के अंदर ये उम्मीद करते हैं कि भारत को यदि आगे बढ़ना है तो केवल इस चुनाव की चिंता करने वाले लोग हैं बहुत, परंतु मेरा प्रधानमंत्री 2047 का सपन नहीं दिखा रहा है, उसका ट्रेलर पहले दिखा दिया है। हम कुछ कर सकते हैं, जैसे फिल्म में आप ट्रेलर में देख के कुछ तसल्ली होती है और देखने का मन करता है। आज 10 साल के बाद हम गारंटी से ये बात कह रहे हैं कि ये काम हम करेंगे। कोरोना काल का क्या भीषण काल था, उसको याद करके भी डर लगता है। और फिर देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ एस्ट्राजेनेका का और ब्रिटेन का वहाँ हवाला लेके हमारे लोगों को फिर घबरा जाएं कि जिसने वो टीका लगवाया था उसको ये हो सकता है, वो हो सकता है। 1 लाख में 1 को हो सकता है। ऐसा एलोपैथी में कोई चीज़ नहीं है। हम 5 हॉस्पिटल चलाते हैं दिल्ली में, हरियाणा में। एलोपैथिक में ऐसा कोई दवाई नहीं है जो किसी चीज़ को ठीक कर सकती हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होते। परंतु इस दौरान इस चीज़ को छेड़ना, अपने टीका नहीं लगवाएंगे पहले वो अभियान चलाना,
यही टीका खरीदो, उसके लिए केजरीवाल ने कहा था यही टीका खरीदना चाहिए। और आज क्या बोल रहे हैं? तो इस देश को तोड़ने की शक्तियाँ, इस देश के अंदर विभाजनकारी शक्तियाँ, इस देश में लव जिहाद, ज़मीन जिहाद तो था, वक्फ बोर्ड और ये, अब वोट जिहाद की बात। आप मीडिया के सब प्रमुख लोग हैं। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को जो कहा गया कि पहले मैं अपना राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करूँगा, फिर लोकल उस पर भी आएंगे, और जब तक आप चाहेंगे जब तक मैं आपके बीच में हूँ। तो इसलिए आज देश में उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजन करने की शक्तियाँ, सनातन धर्म को कैंसर कहकर और गालियाँ देने वाली शक्तियाँ जो, उनके सामने कांग्रेस बिल्कुल चुप रहे, केजरीवाल चुप रहे। केजरीवाल जो राम मंदिर में कहता था, मेरी दादी ने कहा है जहाँ झगड़ा हो वहाँ पूजा नहीं लगनी चाहिए, और आज सबसे बड़े राम भक्त बन के हो भी आए हैं। तो आज जो कंट्राडिक्टरी बात है, जिस केजरीवाल का मैं साथी रहा हूँ, मेरा 2006 से मित्रता है, हमने उसको जब वो मेगा से अवार्ड लेके आया था तो पंजाबी बाग में मैं हूँ, इसके 2 मामा मेरे पड़ोसी हैं, हमने इसका स्वागत किया था। पर उस समय मैंने कहा था, अरविंद तेरे में अंदर लक्षण चुनाव लड़ने के मुझे नज़र आ रहे हैं। कहना नहीं भाई साहब, मेरा मतलब ही नहीं, मैं तो NGO वगैरह चलाता हूँ। आज वो केजरीवाल जो शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहता था, जो पूरी कैबिनेट को भ्रष्ट कहता था, जो कहता था मुझे एक दिन राज मिलेगा तो मैं सोनिया को बंद कर दूंगा, इनसे सारे पैसे वसूल करूंगा। शीला दीक्षित ऐसे महल में रहती है और मैं तो 2 कमरे के फ्लैट में रहूंगा, ई-रिक्शा पे चलूंगा, अपनी वो R वैगन कार में चलूंगा। उस व्यक्ति के आज के जो चीज़ हैं और भ्रष्टाचार के जितने मापदंड हो सकते हैं, भ्रष्टाचार में रुपए पैसे का केवल नहीं मानता। आपको एक सीन याद दिला रहा हूँ, जब ये मैं 2013 में, वो भी MLA था, मैं भी MLA था, रेल भवन के आगे 22 जनवरी को बिस्तर लेके लेटे रहे कि 26 जनवरी ना हो। 26 जनवरी जो इस देश के गौरव का प्रतीक है वो ना हो, उसको डिस्रप्शन हो, तो बोरिया बिस्तर लगा के बैठा था। आज तक किसी ने सुना ऐसा मुख्यमंत्री किसी देश में हुआ कि अपने देश के उस दिवस को ना मनाया जाए? ये उसका भाषण था। घोषित अपने आप को अराजकतावादी हिंदी में, या डिस्रप्टर, ये शब्द प्रयोग किया था। क्लेम करता है मैं कमिश्नर इनकम टैक्स था, करोड़ों रुपया कमा सकता था। आपने भी खूब सुना होगा। कमिश्नर कभी रहा नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर तक रहा था। जीवन में एक असेसमेंट, इनकम टैक्स में एक असेसमेंट की हो तो वो बता दिया, उसका कोई चेला चपटा पता। एक कह रहा हूँ मैं, कभी पेन नहीं खोला दफ्तर में। दफ्तर से 10 साल की सर्विस में लगभग 6 साल छुट्टी पर रहा है, स्टडी लीव पर, इस लीव पर, उस लीव। और जब VRS लिया तो वो टाइम पूरा नहीं हुआ था, तो 15-20 लाख रुपए जो भरने थे सरकार के वापस छुट्टियों के, उस समय क्लाउड जो आजकल इकट्ठा करते पैसे लोगों से दान लेके जमा कराया था। बीवी तो लास्ट तक थी, उसने भी रिजाइन किया। तो आज सोर्स ऑफ इनकम क्या है कोई पूछने की, क्योंकि पत्रकार दिल्ली के तो हमारे वो जो है ऐड इतना देता है कि दिल्ली के मालिक जो हैं मीडिया के, वो कहते हैं मैं इसके खिलाफ छापना नहीं कुछ। और मैं 2013 में इसके सामने 2 भाषण इसकी प्रेजेंस में, इसकी परिवार की प्रेजेंस में दिए थे। सेकंड भाषण मैंने कहा था ये आज रिज़ाइन करके जाएगा। लोग कहते आप कैसे कह रहे हो, सारा मीडिया भी मुझे, जब ब्रेक हुआ मगर मैंने कहा है मेरा इंट्यूशन है, मैं राजनीति में 1967 से हूँ। एमरजेंसी में मैंने वो काले दिन देखे और उसके खिलाफ लड़ाई लड़के मैं जेल 24 साल की उम्र में इंदिरा गांधी के खिलाफ अभियान में शामिल था। मगर मैं देख रहा हूँ इसके सारे कर्तव्य। मैं इसको बुलाता रहा, ये हमारी शाखा के कार्यक्रमों में भी आता रहा, हिसार में भी मुलाकात थी। नवीन जिंदल के परिवार की फैक्ट्री में इसके पिताजी गोविंद राम जी अच्छे ऑफिसर है, बढ़िया लोगों में से हैं, और मैं समधी के नाते उनसे मिलनी ली हुई है। मैं गोविंद राम जी की इनकी तारीफ़ करता हूँ इसके परिवार, परंतु गोविंद राम जी भी कभी हरियाणवी में बात करते हैं, अकेले में बैठे, कहना भाई इसने तो भगवान भी नहीं समझा सकता, जो ऐसे दिन पैदा हो गया था ऐसे कोई समझा ही नहीं सकता। इसका साला है प्रेम, मेरा मित्र है, जब भी कहना ये हम इसे समझा के आते हैं 10-20 दिन फर्क रहता, फिर सीधा मोदी के खिलाफ बोलता। क्यों? उसका एम्बिशन क्या है? प्रधानमंत्री बनना। क्यों है?
प्रधानमंत्री बनने का कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो CIA का स्पॉन्सर्ड, मैं ये जो कह रहा हूँ मेरे विधानसभा में बोला हुआ, और उसके मैं चाहता हूँ ये मेरे ऊपर को डिफेमेशन डाले। CIA का एजेंट है, मैगसेसे अवार्ड उसी रूप में मिला था फोर्ड फाउंडेशन और सबने। स्पॉन्सर्ड है तो उसके कारण से फाइनेंशियल स्पॉन्सर्ड है। कितना UAE से पैसा आया है, कितना सिंगापुर हांगकांग से आया, कितना अमेरिका और यूरोप से आया, वो मैं कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है। RSN सिंह साहब का YouTube खोल के देख लें, और इनके मित्र हैं मनीष रायजादा वगैरह, ऑन रिकॉर्ड पे है। तो इसलिए जो मैं तथ्य कहूँगा उसके ऊपर मेरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ। केजरीवाल इस देश को तोड़ने के लिए जो भी शक्तियाँ हैं उन सब का एक सामूहिक प्रतीक है। जैसे कोई चीज़ बनाई जाए ना, बहुत चीज़ मिलाकर, तो उन चीज़ों का एक प्रतीक है जो इस देश को तोड़ने के लिए, खालिस्तानी हों, आतंकवादी हों, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हों, उन सब का एक समुच्चय, एक एग्रीगेट अरविंद केजरीवाल है। उसने इस देश को तोड़ने के लिए जो उसकी सामर्थ्य थी, क्लेम करता है ये सब बेईमान है, शरद पवार बेईमान है, ये बेईमान, वो बेईमान। अरुण जेटली ने केस डाला डिफेमेशन का, हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी बाहर आने के लिए। उसके बाद नितिन गडकरी ने, उसने केस डाला, माफ़ी मांगकर बाहर आ